नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पश्चिम बंगाल से खबर तो जुड़ी है पश्चिम बंगाल से, लेकिन पूरे देश में तहलका होने वाली खबर है। कुछ दिन से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है। ममता बनर्जी जो कोर्ट में अपीयर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के वेश में अपीयर हुई थी, पूरा गाउन पहन करके गई थी, जो ब्लैक गाउन होता है, काला कोट, पूरा काला कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुई थी। अब ये खबर आ रही है कि ममता बनर्जी क्या लॉ ग्रेजुएट हैं, और अगर लॉ ग्रेजुएट हैं तो क्या वो वकील हैं? सभी लॉ ग्रेजुएट वकील नहीं हो सकते। वकील होने के लिए कुछ और एक पात्रता है। मतलब अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और आप किसी भी अदालत में, निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वैधता लेनी पड़ेगी। वहां आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको स्वीकार करेगी कि हाँ, अब आप वकालत करने के लायक हो गए हैं और आप वकालत कर सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है। तो क्या ममता बनर्जी का रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में है? क्या इसके पहले कभी उन्होंने वकालत की थी? एक इंडिविजुअल व्यक्ति बिना गौन के अदालत में जा सकता है और अपनी वकालत कर सकता है, लेकिन जब आप वकील के रूप में पेश होते हैं तो उसके कुछ मानदंड हैं। क्या उस मानदंड को ममता बनर्जी ने पूरा किया है? इन सभी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं नीलेश ओझा जी। वही असल असल बात वो बताएंगे। इसका कानूनी पक्ष क्या है, इसके बारे में बताएंगे, और ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है ये बताएंगे। और इस फर्जीवाड़े के पीछे उनकी मंशा क्या थी ये बताएंगे। क्या वो खुद को वकील पेश करना चाहती थी, या इसका कुछ ड्रामा था, या वाकई में वो वकील हैं और उन्होंने अभी तक वकालत नहीं की, बार काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन है। इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नीलेश ओझा जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा बंगाल में जो तहखाने के राज आ रहे हैं बाहर, उस पर भी बात करेंगे। नीलेश जी, ये बहुत बड़ी खबर है जो लगातार सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि असल में ममता बनर्जी वकील हैं या नहीं है। अभी स्थिति क्या है आज की तारीख में? और आज की तारीख में अगर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, इसका मतलब जो कल की तारीख में वो अपीयर हुई थी वो या तो सही था या गलत था, अगर आज स्पष्ट हो जाए। सुनिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ दिनों में दो काम बहुत बढ़िया किए। पहली चीज, ममता बनर्जी अपीयर हो गई कोर्ट के वकीलों के अटायर में, बैंड लगाकर, काला कोट गाउन पहनकर। तो उन्होंने जैसा ये आया, बार काउंसिल ने एक लेटर भेजा है स्टेट बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल को, कोलकाता में जो ऑफिस है उनका, कि भाई आप बताइए, ये वकील का एनरोल, हाँ ये लेटर है और इसके नीचे के सवाल है कि इन्होंने वकील एलएलबी का डिग्री कब लिया है, और आपके पास में एनरोल कब किया, आपने इनको परमिशन कब दिया, लाइसेंस फॉर प्रैक्टिस जो जाता है वकील को, जिसको सनद बोलते हैं। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर कीजिए, नीचे नीचे 4 सवाल पूछे उन्होंने। तो वो कि आपके पास में इनकी क्या क्या डॉक्यूमेंट है, एक, और उसमें और एक नियम है कि अगर कोई वकील लॉ की प्रैक्टिस करता है तो उसको दूसरा जॉब नहीं करते आता, दूसरा प्रोफेशन नहीं करता। हाँ, वो दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता, जेरॉक्स मशीन चला रहा है, ये बिजनेस कर रहा है ना, तो बिजनेस कर सकता है। ये नोबल प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी है, इसके एडवोकेट एक्ट के रूल है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया देश की स्टैट्यूटरी बॉडी है। यही सारे, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप काला कोट पहन लें और आप अपना परचून की दुकान भी खोल लें, वहां भी बैठे हुए हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
और ऐसा जो करेगा फिर उसका सनद कैंसिल हो जाता है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस कैंसिल हो जाता है इसका। तो उसके बाद में इन्होंने सवाल पूछा, देखिए उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपके यहाँ एनरोल किया या नहीं किया, किया है तो नंबर बताइए। दूसरा, कौन से डेट पे उसने एनरोल किया। आप पहले एनरोल किया होगा तो जब चीफ मिनिस्टर बनी थी तब उसको रिजाइन करना पड़ता है, वो तो उसकी उनकी सनद सरेंडर करना पड़ता है। तो वेदर हर नेम प्रेजेंटली कंटिन्यू ऑन द स्टेट बार काउंसिल। तीसरा, she had at any point during her tenure as CM given any intimation of voluntary suspension, suspension of practice or cessation from practice। इसके आगे लीजिए, और ऐसे 2-4 सवाल पूछा है, उनको बोला 2 दिन के अंदर जवाब देने का। आप मेन विषय क्या है कि ये सर्टिफाइड कॉपी मांगी है, इसका रिफर्केशन बहुत डेंजर है। 2 पॉसिबिलिटी है। एक, ममता बनर्जी इन्होंने नियम से पूरा एनरोलमेंट लेकर काम किया, फिर ये विषय क्लोज हो जाता है ना, ये वो सनद ली है, एनरोलमेंट नंबर लिया है और ये क्या, ये विषय क्लोज हो जाता है। लेकिन जबकि इन्होंने लेटर भेजा था, अभी ये देखिए, मान के चलिए क्या हुआ होगा पर्दे के पीछे, मैं बताता हूं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फोन किया होगा स्टेट बार काउंसिल को, या तो अभी क्या है कि बीजेपी के जब सत्ता आ गई है वहां पर, तो जो लोकल के राइट विंग वाले जो शार्प ब्रेन वाले एडवोकेट्स है, उन्होंने बोला होगा अरे ये तो मेंबर ही नहीं है बार काउंसिल की, तो उन्होंने इनपुट दिया होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फोन पे वेरीफाई कर लिया होगा, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए इन्होंने मांगा होगा, ये पॉसिबिलिटी है। अब 2 पॉसिबिलिटी कि एक उनके पास में है और दूसरी पॉसिबिलिटी उनके पास में नहीं है। तो अगर कोई भी वकील बिना एनरोलमेंट के, मतलब कोई भी वकील, मतलब एनरोलमेंट के वकील होता ही नहीं है, बिना एनरोलमेंट के कोई पर्सन वकील का बैंड लगाकर कोर्ट में वकील बोल के आर्गुमेंट करता है, तो ये तो इम्पर्सोनेशन भी हो गया, परजुरी भी हो गया, चीटिंग भी हो गया, और एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 45 में पनिशमेंट का प्रावधान है। वो उस दिखाइए, वो जरा वो सेक्शन 45 दिखाइए, तो उसमें 6 महीने की जेल का प्रावधान है। एनरोलमेंट नहीं रहा, नहीं, आप दूसरा जो लेटर है वो बताइए, एनरोलमेंट नहीं रहते हुए अगर कोई पर्सन वकील बोल के अपीयर होता है तो एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 45 में 6 महीने सजा का प्रावधान। ये थोड़ा इनलार्ज कर दीजिए इसको, पहला वाला सेक्शन 45, और उसके ऊपर में वो केस लॉ है, राजेंद्र सिंह वर्सेस सुरेंद्र सिंह का 1992 का। तो इसमें क्लियर कहा है कि जब तक एनरोलमेंट होता नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता नहीं है, आप एज एन एडवोकेट कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते। आप इसमें वकील नहीं रहते हुए कोर्ट को बताया कि मैं वकील हूं, तो आईपीसी 192 जो भी उसके रिलेवेंट सेक्शन है बीएनएस के, वो सेक्शन में ऑफेंस हो गया, उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। फिर यहां तो सिर्फ 6 महीने है। इम्पर्सोनेशन हो गया, किसी व्यक्ति को कहा कि मैं वकील हूं, उसका ब्रीफ लिया, उससे फी लिया, वो एक नया ऑफेंस हो गया। तो ये जो चीजें है ना, ये मतलब उसको बोला जाए तो बहुत आगे तो ऐसी गलती क्या ममता जी से हो गई है, या गलती से हो गई है कि वो जोश जोश में कोट पहन के चली गई हैं और उनको लगा होगा, वो कह दिया होगा कह रहे मेरे पास डिग्री है, मैं जाकर के प्रैक्टिस करूंगी, और बाकी जो प्रोसीजर है उसको भूल गई होंगी। ऐसा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए उनका एनरोलमेंट नहीं है और वो कोट पहन के गई है, और अगर एनरोलमेंट है, कोट पहन के गई है, तब तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन हम फर्ज मान लेते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से कि पर्दे के पीछे ये हुआ होगा कि अब सत्ता परिवर्तित हो गई है, तो स्टेट के बहुत शार्प वकीलों ने भेजा होगा कि भैया इनका पता करते हैं, तो उनको पता चला होगा कि इनका एनरोलमेंट ही नहीं है। मान लीजिए, हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि इनका एनरोलमेंट नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो ये गाउन ही नहीं पहन सकती है, बैंड भी नहीं पहन सकती है, बैंड नहीं पहन सकती है, तो क्या इनके खिलाफ एक फ्रेश मुकदमा दर्ज होगा? हाँ, ये बता रहा हूं ना, ये तो सेक्शन है,
ये सेक्शन 45 में फिर 6 महीने की सजा है, अगर एनरोलमेंट नहीं है और तो फिर अभी 6 महीने की सजा है ये इसमें एडवोकेट एक्ट में। उसी के लिए तो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे है ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। और दूसरा फिर वो तो ये कितना बड़ा अपराध है, ये गलती है या एक मिस्टेक हो गया है छोटा मोटा, या बड़ा अपराध है? नहीं, उनको डिफेंस अवेलेबल नहीं है ना। वो पहली चीज, ये कोई एक आधा देहात का आदमी होता उसका एक बार चल जाता ना यार। ये तो चीफ मिनिस्टर रही हुई है, एलएलबी की डिग्री ली हुई है, इनको ये डिफेंस नहीं है ना कि गलती हो गई करके। समझ? अरे कोर्ट में आप वकील बोल के जा रहे हो, अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं हो तो बहुत सीरियस मामला है फिर तो। और वो परजुरी तो और ज्यादा सीरियस है, इसमें तो 6 महीना है, परजुरी में तो माफी मांगे तब भी माफी नहीं है, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस। डिग्री भी कैंसिल हो सकती है क्या? नहीं, डिग्री कैंसिल एक अलग चीज हो गया। डिग्री कैंसिल आप छोटी बात बोल रहे हैं, डिग्री कैंसिल एक छोटा विषय है, सजा बड़ा विषय। और एक मैं बताता हूँ, एक लेफ्ट इकोसिस्टम का एक ग्रुप हमेशा हमेशा चलते रहता, अरे कुछ नहीं होने वाला, आज तक किसी बड़े आदमी को अरेस्ट हुआ है क्या? कि बड़े आदमी को अरविंद केजरीवाल 6 महीना जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, उसके बाद में तुम्हारा झारखंड के सीएम वो अरेस्ट हुए, लालू यादव को सजा हुई। तो ये जो है ना, ये नैरेटिव कौन चलाते हैं पता है क्या? कुछ नहीं होने वाला, ये इनके लोग भी डिस्करेज हो जाए और आगे केस को आगे ना बढ़ाए। तो ऐसा कुछ। एक मिनट रुके, ये जो ममता बनर्जी जो अपीयर हो रही थी, तो क्या ये अपने वर्कर को एक संदेश दे रही थी? अपने वर्कर को ये संदेश दे रही थी कि आप कोई भी अपराध कर लोगे, मैं हूं ना कोर्ट में अपीयर होने के लिए, तो कल्याण बनर्जी अपीयर हो जाएंगे, ये अपीयर हो जाएंगे। अभी जो तहखाने के पूरा खेल चल रहा है, और अभी जो आईएसआई हैंडलर पकड़ा रहे हैं, और अभी वो डीसीपी गिरफ्तार हुए हैं शांतनु विश्वास, उसका जो पूरा ये देखिए ये चल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। दूसरा ये तो कुछ भी नहीं है, दूसरा और एक निकला है, सोने के फ्रेम के ओरिजिनल गोल्ड के बेड्स। एक कारपोरेटर, एक नगर सेवक, उसके पास में सोने के बेड, गोल्ड के, करोड़ों रुपए के। तो बाकी है, हाँ ये गोल्ड है पूरा ओरिजिनल। और तो ये देखो ना, गोल्ड, इधर गोल्ड। अभी बताइए, कॉर्पोरेटर के पास में, मतलब यहाँ करोड़ खर्चा किया तो अरबों होंगे ना पास में, एक सिर्फ सादा कॉर्पोरेटर। हाँ, तो यही ममता बनर्जी की सरकार, इसी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उन्हीं के द्वारा जस्टिस गंगोपाध्याय को परेशान किया जाना, और उन्हीं का केस चंद्रचूड़ के पास आना, और फिर ये गाउन पहन के चला जाना, ये पूरा इकोसिस्टम एक्सपोज हो रहा है नीलेश जी। यस, मैं बताता हूं अभी हुआ क्या है, 2-4 चीजें मैं क्लियर करता हूं। पहली चीज, अब क्या होता है, जो लोग हार जाते हैं, जनता का समर्थन हट जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, चर्चा में रहने के लिए और कार्यकर्ता टूट कर ना जाए, और कभी कभी किसी को ना आदत भी पड़ जाती है कि लाइमलाइट में रहने का। फिर कोई किसी को लगता है अभी हमको लोग नहीं पूछ रहे क्या, तो फिर कोई झूठा खुद का एक्सीडेंट करा लेता है, फिर बाकी कोई खुद को थप्पड़ मरवा लेता है आपके दिल्ली के महाभवाल। तो ये जो है ना, ये पार्ट ऑफ मॉडस ऑपरेंडी है, और इसमें इनका मीडिया का लेफ्ट इकोसिस्टम है। अभी ठीक है, उसको वो वाला बीच वाला गायब कर दीजिए, वो वीडियो। तो ये जो इकोसिस्टम क्या करता है, देखिए, इनका सरकार उतना कुछ नहीं कर रही थी, मैं सही बताता हूं। जो कुछ क्रेडिट जाता है, सबसे पहला क्रेडिट जाता है हाईकोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय जी। उन्होंने क्लियर देखा, क्लियर ऑर्डर किया कि ये प्राइमा फैसी सीबीआई और इसके इन्वेस्टिगेशन का मामला है, सरकार का मिनिस्टर इसमें मेरे को आरोपी लग रहा है, और अभिषेक बनर्जी आरोपी लग रहा है, इसमें इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। उसको इनके
मनु सिंघवी जाते हैं ऊपर, चैलेंज करते हैं अभिषेक बैनर्जी, और जस्टिस चंद्रचूड़ स्टे कर देते हैं ये इतने बड़े करप्शन के केस को। बल्कि फिर ईडी रेड मारती तो उसके घर पे 65 करोड़ कैश मिलते हैं। तो क्या नेक्सस प्रूव हो रहा है? जस्टिस चंद्रचूड़ करप्शन के ऊपर जो कार्रवाई है उसको रोकना चाहते थे, और मैं अभी प्रूव करता हूं जस्टिस चंद्रचूड़ ये कॉन्स्पिरेसी में अभिषेक मनु सिंघवी के साथ इन्वॉल्व थे। और खुद देखिए हाईकोर्ट का क्लियर जजमेंट है, करप्ट जजेस आर एंटी नेशनल, वो देश की तरक्की को रोक रहे हैं, तो करप्ट जज ये देशद्रोही है, क्लियर जजमेंट है। अब मैं इनका नेक्सस बताता हूं। पहली चीज, आपने स्टे का ऑर्डर दिया पर बाद में ये पाया गया उसमें 65 करोड़ मिले, मतलब तब तक 1000 करोड़ गायब कर चुके थे। तो आपने स्टे, रीजन कुछ भी नहीं, सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हो रहे, 2 वर्ड बोल रहे, स्टे दे रहे हो आप। एक या, और अभिषेक मनु सिंघवी का कोई भी केस जस्टिस चंद्रचूड़ सुन नहीं सकते थे। उसका एक रीजन था कि जस्टिस चंद्रचूड़ को सीजीआई की शपथ नहीं दिलाने के लिए हमारे मुर्सिद शेख रशीद खान पठान की रीट पिटीशन फाइल हुई थी, हमने फाइल की थी। तो उस समय जस्टिस चंद्रचूड़ के फेवर में झूठा ही क्यों न हो, इंटरव्यू देने वाले थे अभिषेक मनु सिंघवी। तो अभी नेचुरल है, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उन्होंने अपेयर नहीं होना चाहिए था, अपेयर हुए। अपेयर होने के बाद में ऐसा गलत ऑर्डर दिया, इसका मतलब आप दोनों का नेक्सस है। और जस्टिस चंद्रचूड़ का खुद का जजमेंट है, आर पारेख का 2016 का, बाद में मुजफ्फर हुसैन का 2022 का, कि जज अगर कभी लॉ के खिलाफ जाके ऑर्डर करता है, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन के खिलाफ जाके ऑर्डर करता है, दिस इटसेल्फ इज प्रूव दैट जज वाज करप्ट, जज वाज एक्टिंग विद करप्ट मोटिव। एक्स्ट्रा प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो आपके ही केस लॉ को माला बना के आपके गले में डाल देते हैं मिस्टर चंद्रचूड़, आप करप्ट मोटिव से काम कर रहे थे, इसमें से ये साबित होता है। दूसरी चीज, चलो मान के चलो पहला आपका गलत नहीं था, जब अभिषेक मनु सिंघवी ने ड्राफ्ट सेटल किया अभिषेक बैनर्जी का, जिसमें एलिगेशन लगाए मैलाफाइड इंटेंशन का अगेंस्ट जस्टिस गंगोपाध्याय के खिलाफ, तो उस समय अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर और झूठे आरोप लगाए, मतलब सिर्फ बोले का झूठा आरोप लगाया, तो हमने अर्जी लगाया कि अभिषेक मनु सिंघवी को प्रोसिक्यूट करो, जैसा आपने दिल्ली के एक बेचारे गरीब एडवोकेट वीरेंद्र सिंह को प्रोसिक्यूट किया वाले मामले में ही, अभिषेक बैनर्जी वाले मामले। तो आपने दिल्ली के बेचारे सीधे साधे गरीब वकील को यही ग्राउंड पे 6 महीने की सजा दे दी। तो अभिषेक मनु सिंघवी को भी सेम सजा होना चाहिए। आर्टिकल 14 बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, और आप बोलते हैं कि हम संविधान प्रेमी हैं, तो कांग्रेस के खास करके मनु सिंघवी, तो इनके ऊपर वो लगना चाहिए था। तो हमने जो अर्जी लगाया उसके ऊपर कोई ऑर्डर ही नहीं। बाद में अभिषेक मनु सिंघवी ने खुद आरोप वापस भी ले लिया, नए प्लीडिंग में वो आरोप हटा दिया अभिषेक बैनर्जी ने और अभिषेक मनु सिंघवी ने। तो साबित हो गया हमारा कहना सच है, उनका कहना गलत है। उपाध्याय के खिलाफ जो आरोप लगाया उस आरोप को वापस ले लिया, दोनों एफिडेविट है मेरे पास। क्यों लिया? क्योंकि हमने कार्रवाई मांगी, हमने प्रूव किया है झूठे आरोप है, तो वापस ले लिया। तो फिर उस मैटर, तो फिर जो अपराध हो गया, आरोप, झूठे आरोप लगाने का जो अपराध कर दिया, उस पर क्या हुआ? तो उसका जवाब जस्टिस चंद्रचूड़ दे देश को कि आपने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, आपके और अभिषेक मनु सिंघवी के अंडर हैंड डीलिंग क्या है। एक दूसरी चीज, अभिषेक बैनर्जी वाले केस में एक दिल्ली कोलकाता हाईकोर्ट के जज के खिलाफ अभिषेक मनु सिंघवी ने उनको बदनाम करने की कोशिश की। आपने कहा कि देखिए उनको बदनाम किया जा रहा है, बदनाम, अब डर लगा कि ये आरोप गलत है, तो उन्होंने आरोप वापस ले लिया। जब आरोप वापस ले लिया तब तक तो बदनामी हो गई, बेचारे और एफिडेविट है ना, ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट है, एफिडेविट है, तब तक तो हो गया। और गंगोपाध्याय बेचारे इतने परेशान हो गए कि इतने बड़े लॉयर हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने फैला करके रखा है कि कितने बड़े लॉयर हैं, लेकिन ये कंप्रोमाइज लॉयर हैं, ये पता नहीं है लोगों को। तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई क्यों नहीं, अभिषेक मनु के खिलाफ? और एक मैं बताता हूं,
देखिए नीलेश जी, आपके खिलाफ चल रहा है ना कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग्स, आपने तो आरोप वापस नहीं लिया है भाई। 2 बार मुंबई हाईकोर्ट के 5 जज बेंच बैठी है, दोनों बार आपके ही मामले में बैठी है, और आपने तो आरोप वापस नहीं लिया ना, आप तो सुन रहे हैं। मेरा ख्याल यस अगर ये अभिषेक मनु सिंघवी ने वापस लिया है, इसका मतलब कुछ अंडर हैंड डीलिंग हुई। क्या डीलिंग हुई, किनसे डीलिंग हुई, मैं क्यों और चंद्रचूड़ बता ने वापस करवाया और चंद्रचूड़ ने क्यों नहीं इनके बारे में सजा दिया? मैं और एक बताता हूँ या जो अभिषेक वापस बनर्जी ने कहा होगा कि वापस ले लीजिए? नहीं, और वापस कब लिया वापस? हमने जब आरजी लगाया कि इनको कस्टडी मिलो, तब उन्होंने वापस लिया। सारे जजेस के ऑन बिहाफ हमने एप्लीकेशन लगाया, आप ऐसा हाईकोर्ट जज को धमका नहीं सकते तुम्हारे करप्शन के लिए। तो उस समय ये बैकफुट पे आए और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का खुद का निर्णय है, स्लैप सॉरी गो, नॉट परमिसिबल। आपने एक बार झूठा एफिडेविट दिया, हमने आपको एक्सपोज किया, तो बाद में आप माफी मांगोगे, आपको छोड़ नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस सौरभ शर्मा मैडम के खिलाफ झूठा आरोप लगाया, अभी चोरी पकड़ी गई, आप सॉरी बोल के बच नहीं सकते हैं। स्लैप सॉरी गो, नॉट परमिसिबल। आप तो स्लैप सॉरी तो परमिशेबल ममता जी के लिए भी नहीं है, गाउन पहन के चली गई हैं, उस पर भी आ रहे हैं। हाँ, पहले इसे बोल इसी के लीजिए, लिए बोल नहीं। लीजिए। और मैंने तो क्लियर किया, हमारे आरोप झूठे हैं ना, हम हमारे जो मैं कंटेम्प्ट चल रहा था, हमने कहा वेरीफाई कर लो, आरोप झूठे हैं तो मेरा आर्गुमेंट आप देखिए, वीडियो में है। मैंने कोर्ट को कहा देखिए कंटेम्प्ट में ना साहब सिर्फ 6 महीने की सजा है, लेकिन मेरा अगर एफिडेविट झूठा है तो मेरे को 7 साल की भी सजा हो सकती ना, तो आप क्यों मेरे खिलाफ सिर्फ कंटेम्प्ट चला रहे हो? वेरीफाई कर लो। ये आर्गुमेंट था। हाँ, तो मैंने कहा आप वेरीफाई, सारे वकील हंसने लगे कोर्ट रूम में, मैंने कहा वेरीफाई कर लो, जज साहब भी हंस दिए। अगर मेरा आरोप गलत है तो मेरे खिलाफ में परजुरी भी चलाओ, लेकिन मेरा आरोप सही है तो आपको जज के ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा। और ये जो मैंने कहा था 2025 में, इसके ऊपर माननीय जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस पार्टीवाला जी ने जजमेंट दिया निर्भय सिंह सुलिया में कि बिल्कुल सही, यही लॉ लीगल पोजीशन है कि अगर आरोप सही है तो जज पे कार्रवाई, आरोप गलत है तो वो क्लाइंट और वकील दोनों पे कार्रवाई। तो अब अभिषेक मनु सिंघवी पे तभी कार्रवाई नहीं किया, मतलब तो आप दोनों प्रशांत जी ने मिले। इसके ऊपर क्यों नहीं मौकरी कहा? नहीं, मॉकरी ऑफ जुडिशियल सिस्टम मैं प्रशांत जी से पूछूंगा। अब तो मेरे पास, मैं भी आधा धीरे धीरे मैं भी लॉयर ही बन गया हूँ, तो मैं प्रशांत जी से पूछूंगा। हमारे बड़े अच्छा संबंध है मेरा उनसे, तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा अभिषेक मनु सिंघवी से कि ये मॉकरी ऑफ जुडिशियल सिस्टम आप कर रहे हैं। आप पहले एफिडेविट पर आरोप लगाते हैं, फिर आप एफिडेविट वापस लेते हैं, इसकी सजा आपको क्यों नहीं मिलनी चाहिए, मिली क्यों नहीं? मॉकरी ऑफ जस्टिस है कि नहीं? नहीं ना, और एफिडेविट वापस कब लेते हो आप? जब आपके खिलाफ कार्रवाई, आपका झूठ एक्सपोज हो गया ना, तब ले रहे हो ना, पहले थोड़ी लिया। मतलब उनको ये लगा था कि कोई नीलेश ओझा नाम का आदमी कहाँ है मुंबई में, मैं तो यहाँ दिल्ली में अपना गेम कर रहा हूँ, और अभिषेक बनर्जी को बचाना है, ममता दीदी को बचाना है, तो गंगोपाध्याय पर ही आरोप लगा दो, मैंने जस्टिस पर ही आरोप लगा दो। यस, कोई बोलेगा क्या? यहाँ तो मैं ही हुई, और कोलकाता में मैं, वहां मैडम है ही, अभिषेक जी हैं ही, तो उनको आइडिया नहीं था कि नीलेश ओझा आ जाएंगे मुंबई से। आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना। नहीं, और एक मैं नहीं आता था उसमें, सुनिए, मैं नहीं आता था, लेकिन जब मुझे ना इतने कई जजेस ने रिक्वेस्ट किया, कई वकीलों ने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा यार वो ईमानदार जज को तकलीफ दे रहे हैं, मैंने कहा चलो अभी लड़ लेंगे। वो उस समय वो सीजे थे, हमने कहा लड़ लेंगे इनसे, जो होगा हम देख लेंगे। तो हम उनके लिए आए, हम अच्छे जजेस के हम हमेशा खड़े रहते हैं, पूरा इंडियन बार एसोसिएशन का पूरा टीम खड़ा रहता है। अब दूसरा बात मैं आपको और शॉकिंग बताता हूं, इन्होंने रीजन नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा कि जस्टिस गंगोपाध्याय जी के बजाय ये मामला दूसरा जज सुने। मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि नहीं, आप ये मामला मत सुनिए, कोई बात नहीं, आप मेरा सब बायस नहीं दिखना चाहिए, हम मान लेते हैं। तो इसका मतलब आपने जस्टिस गंगोपाध्याय जी को, मतलब इनडायरेक्टली आपका कहना था कि आपके बायस दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। अब चंद्रचूड़, आगे देश को बताइए, जस्टिस
तो जस्टिस गंगोपाध्याय जी ने एक ऑफिशियल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को भेजा। आपका ऑडियो उन्होंने में गड़बड़ी हो रही है, इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? आवाज तो आ रही है लेकिन वीडियो ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा, बंद करूंगा, एक बार दोबारा ज्वाइन करिए आप। ठीक। तब तक मैं दर्शकों को बता देता हूं, अभी इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक खत लिखा है स्टेट बार काउंसिल पश्चिम बंगाल को, और उसमें उन्होंने पूछा है कि ममता बनर्जी अगर वकील के लिए उन्होंने कोई आवेदन दिया था, अपना रजिस्ट्रेशन कराया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो कब कराया था? वो एडवोकेसी कर सकती हैं खुद की, लेकिन बिना गॉन के वो खुद जा सकती थी। लेकिन चूंकि वो लॉ ग्रेजुएट हैं तो उनको ये रहा होगा कि भाई मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, मैं वकील का गाउन पहन करके चली जाऊंगी और वो जो होता है वो लगाने वाला वो लगा करके चली जा सकती है। हाँ आगे। हाँ आगे आ रहा है, ठीक क्लियर उसी पर, हाँ आ रहा है, बिल्कुल उसी पर सवाल पूछा गया है, उसी पे हमारी ये चर्चा जारी है। जी बोलिए। हाँ तो अब ये साइड का हटा दीजिए, अभी इसका कोई काम नहीं है। तो अभी देखिए, हाँ जस्टिस गंगोपाध्याय जी ने जुडिशियल ऑर्डर पास किया, सुप्रीम कोर्ट को डिटेल भेजा कि मैं यहां जो ऑर्डर पास करता हूं जस्टिस चंद्रचूड़ साहब उसको स्टे कर देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बोले सबसे बड़ा शॉकिंग मुझे ये हुआ, मेरे चेंबर में इसी कैलकाटा हाई कोर्ट का एक जज एजेंट बोल के आता है, इन्हीं अभिषेक मनु सिंघवी और अभिषेक बैनर्जी का, और मुझे कहता है, बहुत सीरियस आरोप है अब, कि मुझे कहता है कि अभिषेक बैनर्जी का आगे पॉलिटिकल करियर बहुत ब्राइट है, तो आप कृपया उसके खिलाफ में ऑर्डर मत कीजिए, आपके ऑर्डर से वो जेल जा सकता है, भले ही वो करप्ट है। अब जब ये एलिगेशन एक हाईकोर्ट जज कर रहा है तो उनके चैम्बर में आकर के दूसरा जज आके कह रहा है कि अभिषेक बनर्जी का कैरियर बहुत ब्राइट है, ये संदेश किसका है? चंद्रचूड़ का है या अभिषेक मनु सिंघवी का है? क्या जाहिर है कोई ना कोई उनको संदेश दिया होगा कि भैया ये जाकर के धमकाओ, या ममता बनर्जी ने कहा होगा। नहीं ये लग रहा है चंद्र, नहीं ये आगे का मैं इंसिडेंट बता रहा हूं, इससे साबित होता कि ये मैसेज जस्टिस चंद्रचूड़ ने भेजा था, मैं बता रहा हूं। तो आप बोले उसके खिलाफ में आरोप ऑर्डर मत करना, ये मतलब इनडायरेक्टली क्या है, जो हजारों करोड़ पकड़े जा रहे थे ना, इनडायरेक्टली धमकी दे रहे थे, सलाह क्या देंगे, धमकी दे रहे थे कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इतना एडवांस मत हो जाओ। नहीं यार, उसका मतलब क्या है फिर? ये हजारों करोड़ पकड़ा जा रहा है, जनता का पैसा है, जनता सरकार को मत मिलने दो, हमको खाने दो, इसका मतलब यही है। चलो आगे आते हैं। अब जब उन्होंने कंप्लेंट किया, ईमानदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते तो क्या करते? इंक्वायरी कर लेते, शॉक हो जाते, अरे ऐसा हो रहा है, एक जज के ऊपर दबाव लाया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये ईमानदार सीजीआई करते। लेकिन उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उनके लेटर जस्टिस गंगोपाध्याय ने यह खत लिखा जस्टिस चंद्रचूड़ को, चीफ जस्टिस को। हाँ उल्टा चीफ जस्टिस से चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तब तो। अच्छा हाँ, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। ये क्या, ये बड़ी बड़ी बात बोलते हैं साहब ये पब्लिक में आकर के। अरे शर्म नहीं आती? जज अपने फेलो जज के बारे में कंप्लेन कर रहा है, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। हाँ, अरे हमने राइटिंग में कंप्लेंट दिया। अब कार्रवाई वो तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि आपने ऐसा लेटर लिख के जुडिशियल प्रोप्राइटी का वायलेशन ये किया, जुडिशियल इम्प्रोप्राइटी किया आपने, तो इसके लिए उसका सुओ मोटो लेटर का कॉग्निजेंस लेके उसकी हियरिंग लगाया 5 जज बेंच के पास, तब उठा के इन्होंने रिजाइन, और इनको मैसेज क्या पहुंचाया कि याद रखना हमने कोलकाता के जस्टिस सीएस कर्नल को 6 महीना जेल में भेजा था। बाद में इन्होंने बोला ये तो बहुत ही बड़ा जोक हो गया,
विक्टिम मैं, करप्शन वो, आरोपी वो, मैं मेरा ओथ लिया है, मैं उसका पालन कर रहा हूं, करप्शन उजागर कर रहा हूं, मेरे ऑर्डर के वजह से ये हजारों करोड़ सरकार को मिले हैं, ये करप्शन बाहर आया है, गरीबों का हक मारा गया था वो बाहर आया है, और आप मेरा मैटर लेने का छोड़ के आप ऐसा माहौल कर रहे कि मैं ही आरोपी हूं। उन्होंने कहा मैं रिजाइन करता हूं। उन्होंने कोर्ट से रिजाइन किया, लेकिन ऑफेंस तो ऑन रिकॉर्ड है ना। तो ये अभिषेक मनु सिंघवी, अभिषेक बैनर्जी और जस्टिस चंद्रचूड़, मिनट रुकिए, ये करप्शन के तीनों आरोपी जो हैं। 5 बेंच, 1 मिनट रुकिए, 5 जो जज बेंच इन्होंने बना दिया, वो 5 कौन जज हैं? नहीं, बाद में वो मैटर सुनिए, उन्होंने एक लिस्ट बनाया जज का, पर बाद में वो मैटर लगा ही नहीं, इन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया। बाद में उसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं, मतलब एक डेट कुछ हुआ होगा, मैं आपको देता हूँ। कर दिया अलग बात है, रिजाइन कर दिया अलग बात है, लेकिन ये केस चलाते हैं उसके आगे, मतलब इनका इंटेंशन, इनका जो मोटो था तो इनको पनिश करना, वो पनिश कर दिया इन्होंने रिजाइन करवा दिया। जस्टिस गंगोपाध्याय को रिजाइन करवा दिया। हाँ, और उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं बचा, तो वो बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। उसके बाद उसको और बदनाम करना लेफ्ट इकोसिस्टम ने शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन देखो बीजेपी के बिहेस्ट पे काम कर रहे थे। हाँ, क्या है, अगर जस्टिस चंद्रचूड़ अगर सही में ईमानदार रहते, इनके आरोप का इन्वेस्टिगेशन करते, जो 5 जज बेंच बैठा था वो सुप्रीम कोर्ट का, कम से कम वो ब्रदर जज ये कर लेते कि अगर इनके आरोप सही है तो वो दूसरे जज पे कार्रवाई, इनके आरोप गलत है तो इनके खिलाफ कार्रवाई। इतना सिंपल लॉ है, लेकिन वो करने का नहीं था। और बाद में जस्टिस चंद्रचूड़ की इतनी बड़ी फाइल रेडी है होम मिनिस्ट्री के पास में, 22 चार्ज है प्रूफ के साथ में, महाभ्रष्टाचारी देशद्रोही जज है ये। अब इनको समझ में आ गया, अभी मैं रिटायरमेंट को जाऊंगा तो उसके बाद मेरे फाइलें खुलेंगी और मैं निपटूंगा। तो फिर इन्होंने नया पत्ता फेंका रिटायरमेंट से पहले। उन्होंने कहा राम मंदिर का जजमेंट मैंने दिया है, सारे हिंदू भाई कृपया मेरे बारे में गुस्सा थूक दे माहौल बनाने के लिए, मैं हूं। तो ये एक किया, मोदी जी को गणेश वंदना में बुला लिया, मोदी जी को गणेश वंदना, और ये धोती पहन करके चले गए मंदिर। बहुत चालू हैं, बहुत चालू। तो ये उस पर चर्चा एक बार नहीं, नीलेश जी, अब ममता बनर्जी को इतने बड़े बड़े वकील थे उनके साथ, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, तमाम लोग थे, तो वो क्यों गाउन पहन के गई? उनके मन में क्या चल रहा था कि मैं इन लोगों से बेटर आर्गुमेंट कर लूंगी? भगवान जाने और वो जाने, मैं देखिए उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन यार देखिए, नियति को देखिए कि उनको गाउन पहनाना था, और अगर वो वकील नहीं है तो फिर से फंसाना था। देखिए, वो अगर नियत अच्छी है तो बच जाएंगी, नियत बुरी है तो फिर वो लागू हो जाएगा अपना, कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, और जाको प्रभु दारुण दुख दीना, पहले उसकी मति हर लीना। तो ये ऐसा है कि अगर नियत गलत है तो भगवान आपके सारे गलत इसमें 6 महीने की सजा होगी, इसमें 6 महीने की सजा होगी कि 7 साल की सजा होगी? दोनों हो सकता है। ममता बनर्जी मतलब अलग अलग, बाकी जो स्कैम में है, शारदा स्कैम, वो स्कैम जहां पर की उनकी जिम्मेदारी बनती है बतौर चीफ मिनिस्टर, भर्ती घोटाला, वो सब तो अलग विषय है। लेकिन ये जो है एक फ्रेश विषय उन्होंने अपने लिए खड़ा कर लिया है। अब शुभेंदु अधिकारी उधर एक्शन में है, लगातार धरपकड़ हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो ये अलग बवाल खड़ा कर लिया इन्होंने अपने लिए। आप ये कह रहे हैं? देखिए, और तीसरा कंटेम्प्ट में भी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट सेक्शन 2C में भी उसमें यह है सजाए 6 महीने की। देखिए, मुझे एक सिंपल बात समझ में आती है, आप न इम्पार्शल रहो, ओरिजिनल सेक्युलर रहो, ये फ्रॉड सेक्युलर नहीं। मैं सही बताता हूं, आपको कोई फंसा नहीं सकता, आपके लिए नेचर ना दुनिया के रूल बदल देगा, आप कैसा रहो। मुझे कोई जात से, धर्म से मुझे वैसा कुछ लेना देना नहीं है। जो गलत है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, जो अच्छा है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। आप ये चाहे हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, कोई भी रहो,
अगर न्याय ये के साथ भावना बात से, होनी चाहिए, न्याय के ये साथ खड़े भावना, हैं। और आपकी राजनीति चलाने के लिए आप बोलोगे कि नहीं औरंगजेब अच्छा था, औरंगजेब के जिहादी मानसिकता के लोगों को बोलेंगे नहीं नहीं तुमको छूट है, तुमने बाबरी अत्याचार मस्जिद कर लिया, बनाओगे आप। हाँ नहीं, और आप अत्याचार कर लेना कॉमन मैन पे, उनके बहन बेटियां उठा के ले जाना, आप दादागिरी कर लेना, उनका जीना मुश्किल कर देना। तो देखिए आप ये राजनीति में कुछ दिन खींच सकते हो, लेकिन जब गरीब की बदुआ लगती ना, कॉमन मैन जो आदमी बेचारा इसको टैकल नहीं कर पाता और अन्याय के खिलाफ वो आवाज नहीं उठा सकता, जब दिल से बदुआ देता ना, उसकी जो वाइब्स तैयार होती ना पूरे दुनिया में, वो इतना बड़े बर्बादी के रास्ते खोलती, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। और तड़प तड़प के मरेंगे वो, होंगे आने वाली जनरेशन होंगी, जो भी होंगे, ये मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं, जिन्होंने कॉमन मैन को, गरीबों को, पीड़ितों को तकलीफ दिया और ये सोच रहे कि आज हमारे पास में पावर है और आज हम ये कर लेंगे। नहीं, कोई भी पार्टी का रहो, किसी भी जात का रहो, किसी भी धर्म का रहो, बचेंगे नहीं, आज नहीं तो कल। इवन जजेस हो, सीजीआई, आपने चंद्रचूड़ हो, जो भी रहो, जिन्होंने अन्याय किया, जिन्होंने पाप किया, भगवान उनका हिसाब करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज दो बार आप हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। एक तो केजरीवाल का विषय था और दूसरा ममता बनर्जी का बहुत महत्वपूर्ण विषय है मित्रों। अब मैं हैरान हूं कि प्रकृति ने ममता जी से गलती करवा लिया, या ममता जी बार बार अपनी ही गलतियों की वजह से, और चूंकि उनकी नियत में खोट है इसलिए वो फंसती जा रही है। उनको कोई फंसा नहीं रहा है। आवश्यकता क्या थी? अगर वो उन्होंने वकील का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आवश्यकता क्या थी गाउन पहन के जाने की? बिना गाउन के भी वो जा सकती थी, लेकिन पूरी पोजिशनिंग की, उसका पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की। पता नहीं वो आईपैक वाले ने सलाह दे दिया क्या कि आप गाउन पहन के जाइए मैम, तो गाउन पहन के चले गए। तो आईपैक ने पता नहीं कैसे कैसे ममता जी को फंसा दिया है। और अब रिजू दत्ता तो खुलेआम कह रहे हैं, और भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आईपैक कुछ नहीं था, पैसे कलेक्ट करने की पूरी मशीन थी और वो पैसा कलेक्ट कर रहा था पूरे चुनाव में। तो अब सारे पोल पट्टी खुलते जा रहे हैं। क्या पता ममता बनर्जी को इस केस में भी भुगतना पड़े सजा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।